झूरी नामक व्यक्ति के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील डौल में ऊंचे थे। दोनों में बहुत भाईचारा था। दोनों आसपास बैठे हुए एक दूसरे से अपनी भाषा में बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात समझ जाता था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंह मिला लिया करते थे। जैसे मित्रों में घनिष्ठता होते ही हुड़दंग होने लगता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि अधिक से अधिक बोझ उसके ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या शाम को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते। खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही भूसा खाते। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या पता वे क्यों भेजे जा रहे हैं। उन्होंने समझा मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें बहुत बुरा लगा। अगर ईश्वर ने उन्हें आवाज़ दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और मेहनत करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस दुष्ट के हाथों क्यों बेच दिया? शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब भूसा दिया गया तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें पराये से लगते थे। दोनों ने अपनी बेजुबान भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव वाले सो गए तो दोनों ने जोर मारकर खूंटे तोड़ डाले और अपने घर की तरफ भाग चले। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल अपनी जगह पर खड़े हैं। दोनों की ही गर्दनों में आधी आधी रस्सी लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में बगावती स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी हैं। इसका विरोध करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की पत्नी ने बैलों को दरवाजे पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते? पत्नी गुस्सा होकर बोली, भागे इसलिए कि वह लोग तुम जैसों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। नौकर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने भूसे में मुंह डाला तो सब कुछ फीका फीका सा था। ना कोई स्वाद, ना कोई रस। क्या खाएं? उम्मीद भरी आंखों से दरवाजे की ओर ताकने लगे। झूरी ने नौकर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता? मालकिन मुझे मार डालेंगी।
चुपचाप डाल देना। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की तरह बोलोगे। दूसरे दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, फिर आया और दोनों बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क किनारे खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी आवाज पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब तोड़कर बराबर कर दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कब तक बचेंगे। तभी उन्होंने देखा, गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त न मारना ही समझदारी है। आज फिर दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की के पिता का नाम भैरव था। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को खूंटे पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं। वह इस लड़की को मारती है। औरत पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो कुछ करने ही नहीं देते। बताओ, रस्सी तोड़कर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब वह बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का दरवाजा खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यह लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नकेल डाल दी जाए। उसने उन्हें खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो जाएं, लेकिन कल को इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे।
सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि रास्ते का भी ध्यान न रहा। जिस मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, लगता है रास्ता भटक गए हैं हम। तुम भी बेतहाशा भागे, उसे वही मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों बहुत भूखे थे। सामने मटर का खेत था, उसी में घुसकर चरने लगे। रह रहकर देख लेते थे कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का जश्न मनाया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। वह संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो वह किनारे हट गया। अरे लेकिन यह क्या, कोई सांड डकारता हुआ चला आ रहा था। वह बिल्कुल सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयानक है। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, प्यार की भाषा न सुनेगा। क्यों न भाग चलें, मोती ने कहा। भागना कायरता है तो फिर क्या करें। करना यह है कि उस पर दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से पेलता हूं, तुम पीछे से चोट मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु पर दादागिरी करने का आदी था। जैसे ही सांड हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से उसे मारा। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने पेल दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह मौका ही न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा को मार देने के लिए दौड़ा कि मोती ने बगल से आकर उसके पीठ में सींग घुसेड़ दिए। सांड क्रोध में पलटा तो हीरा ने दूसरी ओर से सींग घुसेड़ दिए। बेचारा सांड घायल होकर भाग गया। अब घर कैसे पहुंचेंगे, वह सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने वही मटर का खेत था। हीरा के मना करने के बावजूद भी मोती उसमें घुस गया। अभी थोड़ा सा ही खाया था कि कुछ आदमी डंडे लिए उनकी ओर दौड़ पड़े और दोनों बैलों को घेर लिया। हीरा तो किनारे पर था, वह बच गया, किंतु मोती बीच खेत में था। जहां कीचड़ था वह फंस गया और भाग न सका। मोती पकड़ा गया। हीरा ने देखा मोती संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। दोनों मित्र बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा दुर्भाग्य झेलना पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी खाने को एक तिनका न मिला। यहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े और गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों बैल फाटक की ओर ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या होता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में बगावत दहक उठी। वह मोती से बोला,
अब रहा नहीं जाता मोती। मोती ने सिर लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम है, प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे कुछ नहीं होगा। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत था। अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा। फिर दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा की हरकत देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। कोई बात नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो, दीवार गिर जाती तो कितनी जानें बच जाती। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत और बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा मानो किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। काफी देर की मेहनत के बाद दीवार ऊपर से गिर गई। उसने दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार और गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर जाग उठे। बाकी सब भाग निकले, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, कहीं फिर पकड़ लिए गए तो क्या हुआ? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद जिंदगी में दोबारा कहीं मिल जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो मित्र? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम मुसीबत में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, यह लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी हरकत है। मोती बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या फिक्र। चलो, 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और हीरा के पास जाकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार अन्य कर्मचारियों के साथ वहां आया तो उनमें खलबली मच गई। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक टुकड़ा भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। दोनों इतने कमजोर हो गए थे कि उठा तक न जाता, उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने ढोल बजने लगा और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों बैल निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे दुर्बल बैलों को कौन खरीदता? तभी एक तड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा अत्यंत कठोर था, वहां आया और दोनों मित्रों के फूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अब यह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? दोनों ने एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से बेकार ही भागे, अब तो जान भी न बचेगी। मोती ने कतर भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, शायद फिर बचा लें। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या हुआ, मांस, खाल, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे।
नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते चल रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर वह जोर से डंडा जमा देता था। रास्ते में गाय बैलों का झुंड हरे हरे खलिहानों में चरता नजर आया। सभी जानवर खुश थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा जुगाली करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई कितना दुखी हैं। तभी दोनों को एहसास हुआ कि यह तो जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। हर क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी गायब हो गई। यह लो, इसी कुएं पर हम आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। क्या यह हमें जाने देगा? इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर घर चलो, वहाँ से हम वापस न जाएंगे। दोनों मस्त होकर किलकारियाँ मारते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी दरवाजे पर बैठा धूप सेंक रहा था। अपने बैलों को देखते ही वह दौड़ा और उन्हें गले लगा लिया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, छोड़ दो इन्हें, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे कैसे? मैं इन्हें नीलामी में खरीद कर लाया हूँ। मुझे लगता है तुम इन्हें चुरा कर लाए हो। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसने हक दे दिया कि कोई भी मेरे बैलों को नीलाम कर दे? थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागने लगा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुककर दड़ियल का रास्ता देखने लगा। दड़ियल दूर खड़ा गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती किसी शूरवीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखकर हंस रहे थे। थक हार कर आखिरकार दड़ियल को वापस जाना पड़ा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे जान से न मार दो। अब वापस नहीं आएगा दड़ियल। आएगा तो दूर से ही खबर ले लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। थोड़ी देर में दोनों के लिए खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खुशी खुशी सब कुछ खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथों को चूम लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। धन्यवाद दोस्तों।